साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हर आदमी तक ये वीडियो पहुंच सके। साथियों, इस देश के अंदर हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कोई जगह नहीं देता है, अखबार कोई जगह नहीं देते हैं। इसलिए समाज के लोग, इस देश के निवासी अपने बूते पर उन्हें सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। और आज हम ऐसी ही कुछ खबरों का चुनाव करके लाए हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं और जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए हैं। सरकार से सवाल पूछना मेन स्ट्रीम मीडिया का फ़र्ज होता है, लेकिन उसने इस फ़र्ज को निभाने में कभी तत्परता नहीं दिखाई, जबकि आप लोग सोशल मीडिया के जरिए उन मुद्दों को उठाते हैं जो सरकार आपसे दूर रखती है या सरकार की जो गलतियां हैं उन्हें आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच लेकर आते हैं। साथियों, पिछले कुछ दिनों आजमगढ़ में एक घटना घटी थी जिसमें एक महिला के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी की थी। वो जो सीओ हमको पकड़ा सर, करा था रात में, तो मजा जो हमको चाह रहा था वो नहीं मिला, इसलिए हम दिन में आए। उन महिला के साथ जो बदसलूकी हुई, उस बदसलूकी का जवाब देने के लिए रमाकांत यादव जो पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट क्या है वो हम आपको बताते हैं। रमाकांत यादव जी लिखते हैं कि छोटी जाति समाज की औरत मजा लेने के लिए होती है। आजमगढ़ के सगड़ी सीओ गोपाल स्वरूप वाजपेयी, मैं चैलेंज करता हूं, सीओ गोपाल स्वरूप वाजपेयी को मेरे सामने मजा लेने का प्रयास करे, मैं उन्हें बता दूंगा कि छोटी जाति का हर बच्चा बड़ा अपनी माँ बहन की रक्षा किस हद तक कर सकता है। यानी कि सीओ जो है, जिन्होंने उन महिला के साथ बदसलूकी की, उन्हें जवाब देने का काम रमाकांत यादव जी ने किया है। रतनलाल गोत्र, इन्होंने एक ट्वीट किया है आर्यों के ऊपर कि आर्य जो हैं वो विदेश से चल कर के आए थे और यहाँ आक्रमणकारी के तौर पे आए थे और आज वो इस देश के हुक्मरान बन बैठे हैं, लेकिन उन्होंने इस देश में कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, विदेशी भारत आए, वेद पढ़े, वह उनमें से विज्ञान चुरा ले गए और आविष्कार किए। ब्राह्मण इन्हें हजारों सालों से पढ़े तो कौन सा आविष्कार किया। यानी कि जो लोग कहते हैं कि वेदों के अंदर सभी तरह की शिक्षाएं मौजूद हैं, तो उन्होंने उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए ये पूछा है कि ऐसा कौन सा काम आप लोगों ने किया जिन शिक्षाओं को चुरा करके विदेशी ले गए, उन शिक्षाओं के आधार पर आपने कौन सा काम किया था। और श्रेया ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि 2014 में अमित शाह बताते थे कि कांग्रेस लीडर नारायण राणे और उसके परिवार के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है और इसके साथ साथ कुछ ऐसी संपत्तियां भी हैं जो छिपी हुई हैं, और अगर बीजेपी सरकार में आई तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन अब 2021 का समय है, राणे बीजेपी के अंदर शामिल हैं और वो यूनियन मिनिस्टर बनाए जा चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन भक्त लोगों ने दोनों ही अवसरों पर तालियां बजाई थी। जब बीजेपी के नेता अमित शाह ने कहा था कि नारायण राणे कांग्रेस में रहते हुए सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति बना लिए जो अवैध थी, लेकिन आज वही बीजेपी के अंदर शामिल होकर पवित्र हो गए,
अब बात करते हैं देश के नए स्वास्थ्य मंत्री की। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल पूरी तरह अनपढ़ों की भाषा में अपने विचार रखते हैं। उन्होंने गांधी के बारे में लिखा है कि गांधी जी इज नेशन ऑफ फादर, गांधी जी इज अवर नेशन ऑफ फादर। तो ये किसी अनपढ़ व्यक्ति की ही भाषा कही जा सकती है, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो एक तरफ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो राजनीति में आने चाहिए, वहीं प्रज्ञा मिश्रा ने एक ट्वीट लिखा है, जो एक चैनल चलाती हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि छोटा सा जिला चलाने के लिए एक IAS ऑफिसर चाहिए होता है, यानी कि IAS की तैयारी करनी होती है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए या इस देश को चलाने के लिए अनपढ़ों को चुन लेते हैं और कहा जाता है कि देश का विकास होगा। तो मैं प्रज्ञा मिश्रा जी से कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जनता अपने वोटों से नहीं करती, बल्कि उनका चुनाव वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे होकर के सांसद बन जाते हैं, लेकिन एक अनपढ़ आदमी को अपना नेता चुन लेते हैं। इसमें संविधान की गलती नहीं है, इसमें उन सांसदों की गलती है जो पढ़े लिखे होकर गंवार को अपना सरदार चुन लेते हैं। और 2014 से पहले जो लोग कहते थे कि कांग्रेस वालों के पास काला धन है, आज अगर स्विस बैंक का आंकड़ा निकाल के देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी वालों का पैसा जमा हुआ है, या संघ के सदस्यों का पैसा जमा हुआ है। ये हिंद देश जो अखबार है उसने छापा है ये आर्टिकल, और कहा है कि देश लुट चुका है। वहीं किसी ने एक बहुत ही शानदार पोस्ट की है और पूछा है, सवाल किया है कि ऐसी किसी एक चीज का नाम बताइए जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सस्ती हुई हो। आराम से सोचकर जरूर बताइए। तो वहीं कैबिनेट का जो बदलाव हुआ है उसके बारे में भी लोग काफ़ी मजाकिया अंदाज में बातें कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। वहीं मायावती जी ने यूपी के अंदर बदलते हुए हालात या बद से बदतर होते हुए हालात के ऊपर बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी लताड़ा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि यूपी पंचायत में भाजपा द्वारा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भी सत्ता व धन बल का घोर दुरुपयोग व हिंसा आदि जो हो रहा है वह सपा शासन की ऐसी अनेक यादें ताज़ा कराता है। इसलिए बीएसपी ने इन दोनों अप्रत्यक्ष चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला लिया था। यानी कि मायावती जी ने कहा कि वो खुश हैं कि उन्होंने इन दोनों चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये पहले ही एहसास था कि सत्ताधारी दल के लोगों के साथ धोखाधड़ी करेंगे। अब वहीं जय भीम ऑफिशियल के नाम से एक पोस्ट आई है और जिसमें
उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है। उस तस्वीर में बहुत ही मार्मिक हालत में, बहुत ही दयनीय हालत में कुछ लोग हैं जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं, जिनकी शारीरिक बनावट इंसानों की नहीं बल्कि भूखे प्यासे कंकालों जैसी है। तो उसके बारे में उन्होंने उनके साथ लिखा है कि हमारे पूर्वजों की दशा यह थी और बाबा साहब के त्याग और संघर्ष का परिणाम है कि हमारे शरीर पर आज थोड़ी सी चर्बी दिख रही है। ये पोस्ट आप लोगों की आंखें खोलने के लिए है कि आप समझें जो षड्यंत्र आप लोगों के साथ या आपके समाज के साथ हो रहे हैं, यदि आप उनका विरोध नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो आपके साथ तो क्या होगा नहीं पता, लेकिन आपकी आने वाली नस्लों की तस्वीरें भी ऐसी ही होंगी। उसमें कोई ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। और अब बात करते हैं भारत सरकार के ऊपर। फ्रांस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। फ्रांस के अंदर भारत की 20 संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं और यह जो जब्ती का आदेश केयर्न्स एनर्जी विवाद के बारे में हुआ है। यहाँ भारत में केयर्न्स एनर्जी की कुछ संपत्तियों को भारत सरकार ने जब्त कर लिया था। इसके एवज में यूनाइटेड नेशंस जो कोर्ट है उसके अंदर केयर्न्स एनर्जी ने अपना पक्ष रखा, अपना केस डाला और उसके ऊपर फैसला आया कि भारत की 20 संपत्तियां फ्रांस में जब्त कर ली गईं और उनका अधिकार केयर्न्स एनर्जी को दे दिया गया। ये देश के लिए बहुत बड़े झटके की बात है। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते आपसे फिर गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।